तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। देखिए, इस वाली वीडियो में जो है कॉन्स्टिट्यूशन हम करते हैं। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए पिछले वीडियो में जो है 83rd आर्टिकल तक कर लिए थे। इस वाली वीडियो से 84th आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और बाकी सारी वीडियोस अगर जो नहीं देखे हैं तो जाकर विजिट जरूर कीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं 84th आर्टिकल। तो देखिए 84th आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की मेंबरशिप के क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द पार्लियामेंट अनलेस। तो कह रहा है एक पर्सन जो है कब तब तक क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के सीट के लिए, जब तक कि देखिए क्लॉज 1 क्या कह रहा है। क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कह रहा है इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर some person authorized in that behalf by the election commission an oath of affirmation according to the form set out for the of purpose in third schedule। तो कह रहा है देखिए तब तक जब तक कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, ठीक है, और जो है मेक या सब्सक्राइब नहीं कर ले अपनी ओथ को, जो भी उस ओथ को उस पर्सन के द्वारा दिलाया गया हो, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन हो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे, ठीक है, और उस फॉर्म में या मैनर में दिलाया गया हो जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। बी सब क्लॉज बी देखिए क्या कह रहा है, इज इन केस ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 years एज एंड इन केस ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज। तो कह रहा है कि अगर जो उसको काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनना है, ठीक है, तो एटलीस्ट उसकी एज 30 years होनी चाहिए। और अगर जो यही उसको सीट जो है वो हाउस ऑफ पीपल के लिए चाहिए तो उसकी एज 25 years होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो वो सी जो जाएगा, मतलब एलिजिबल नहीं होगा। सी सब क्लॉज सी देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट बिहाफ बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। या फिर अदर ऐसा भी कोई लॉ है अगर जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जिसमें क्वालिफिकेशंस मेंशन है, ठीक है, तो वो सारे लॉ भी जो है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए 85th आर्टिकल है सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोग्रेशन एंड डिजोल्यूशन। तो देखिए पार्लियामेंट के सेशन की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेशन और डिजोल्यूशन की, ठीक है। तो क्लॉज 1 देखिए, क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच from time to time summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। तो वही कह रहा है देखिए प्रेसिडेंट जो है समय समय पे जो है से हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके सेशन को समन कर देंगे, ठीक है, जो भी टाइम और प्लेस वो सही समझें। बस एक रूल है इसका कि एक सेशन से लेके, मतलब जो लास्ट सीटिंग होगी किसी भी सेशन की, देखिए एक सेशन में कई सारी सीटिंग होती है, तो जो सबसे लास्ट सीटिंग की डेट रही होगी उससे लेके अगले सेशन की फर्स्ट सीटिंग जो होगी उस तक, उन दोनों के बीच में 6 महीने से जो है ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ये ध्यान रखेंगे। फिर इसका देखिए सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या करे प्रेसिडेंट समय समय पे, देखिए क्या क्या करेगा। तो सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए कह रहा है प्रोरोग द हाउस और इधर हाउस। तो जो है हाउस को प्रोरोग करेगा या फिर उसमें से हाउसेस को, या दोनों हाउसेस को प्रोरोग करेगा या दोनों में से किसी एक हाउस को करेगा। डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, या फिर हाउस ऑफ पीपल को जो है डिसॉल्व करेगा। 86th आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रेसिडेंट का राइट दिया गया है कि वो जो है अपने एड्रेस को जो है सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एड्रेस कर सकते हैं हाउसेस को, ठीक है। तो इसका क्लॉज 1 क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट मे एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस असेंबल टुगेदर। तो प्रेसिडेंट जो है या तो किसी एक हाउस को या दोनों हाउसेस अगर जो साथ में असेंबल हुए हैं तो दोनों को देखिए एड्रेस कर सकते हैं।
एंड फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर, और इस चीज़ के लिए क्या है कि वो जो है मेंबर्स की अटेंडेंस भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है, तो सेकेंड क्लॉज कह रहा है द प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू बिल देन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। तो कह रहा है प्रेसिडेंट जो है एक मैसेज भी सेंड कर सकता है, ठीक है, किसी भी हाउस में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वेदर विथ रिस्पेक्ट टू बिल, या तो किसी बिल के रिस्पेक्ट में हो जो कि पेंडिंग हो, ठीक है, पार्लियामेंट में, या फिर अदरवाइज भी, ठीक है, अ हाउस एंड अ हाउस to which any message is so sent shall with convenient dispatch considered any matter required by the message to be taken into consideration। तो कह रहा है जिस हाउस में भी ये मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है, वो जो है इस मैसेज को जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है, और मैटर जो रहेगा, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड मैटर है जिसमें मैसेज रहेगा, जिसके बारे में मैसेज रहेगा, उसको भी देखिए कंसिडरेशन में लेंगे ज़रूर। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 87। तो अब आर्टिकल 87 क्या कर रहा है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस की बात कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्लॉज के सब क्लॉज 1 में कह रहा है एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन to the house of the people and at the commencement of the first session of each year the president shall address both houses of the parliament assembled together and inform parliament to cause पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज इट समन्स। तो देखिए कह रहे हैं कि जब भी कमेंसमेंट होगा फर्स्ट सेशन, ठीक है, किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट सेशन का जब कमेंसमेंट होगा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल का, तो कमेंसमेंट के फर्स्ट सेशन में जो है हर साल जो है प्रेसिडेंट जो है इसको एड्रेस करेंगे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उनको एक साथ असेंबल करेंगे और उसको जो है एड्रेस करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे पार्लियामेंट को कि किस कॉज के लिए जो है समन किया गया है, समन करने का कॉज क्या है। फिर सब क्लॉज 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है provision shall be made by the rules regulating the procedure of either houses of the allotment of the time for discussion of the matter referred to in such address। कह रहा है the provision shall be made by the rules regulating the procedure। तो कह रहा है प्रोविजन जो है वो रूल्स के द्वारा देखिए बनाए जाएंगे जो कि प्रोसीजर द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। किस लिए, तो फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन, तो डिस्कशन के लिए जो टाइम होगा उसके अलॉटमेंट के लिए, ऑफ द मैटर्स, जिस भी मैटर पे मतलब करना, रिफर टू इन सच एड्रेस, और उस चीज़ को जो है उसी एड्रेस में देखिए प्रेसिडेंट मेंशन भी करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 88। इसमें क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स हाउसेस। तो देखिए कह रहा है इसमें देखिए रेस्पेक्टिव हाउसेस के लिए जो है मिनिस्टर्स के राइट और अटॉर्नी जनरल के राइट दिए हैं। तो कह रहा है एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन and otherwise to take part in the proceeding of either houses, any joint sitting of the houses and any committee of the parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote। तो कह रहा है कि हर मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके पास राइट टू स्पीक है, ठीक है, और क्या है, पार्ट लेने का राइट है किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे वो किसी भी हाउस का प्रोसीडिंग हो या फिर ज्वाइंट सीटिंग हो दोनों हाउसेस की, या फिर कोई ऐसी कमेटी है पार्लियामेंट की जिसमें उनको मेंबर बनाया गया है, मिनिस्टर को या फिर अटॉर्नी जनरल को, ठीक है, बट शैल नॉट का। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस आर्टिकल के द्वारा उनको वोट देने की राइट नहीं दी गई है, सिर्फ स्पीक करने का राइट है, अपनी बात रखने का राइट है और पार्ट लेने का राइट है, मतलब प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का राइट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 89। इसमें क्या है, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर रहा है। कह रहा है फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो होते हैं बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये चीज़ तो एकदम ध्यान रखनी है। फिर सेकेंड क्लॉज कह रहा है
द काउंसिल ऑफ स्टेट shall as soon as may be choose a member of council to the deputy chairman thereof, and so often as the office of deputy chairman becomes vacant, the council of state shall choose another member to the deputy chairman thereof. तो कह रहा है देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उनको जल्द से जल्द है एक मेंबर को चूज करना है डेप्यूटी चेयरमैन की तरह, ठीक है, और सो ऑफन एज टू ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट, और जैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होता है, ठीक है, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट को फिर अनदर मेंबर को डेप्यूटी चेयरमैन की तरह चूज करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 90। इसमें क्या दिया है, तो इसमें वोकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन दिया है, ठीक है। तो ये डेप्यूटी चेयरमैन के वोकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात किया है। तो कह रहा है अ मेंबर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो जो भी मेंबर डेप्यूटी चेयरमैन का अगर जो पोस्ट होल्ड करता है या ऑफिस होल्ड करता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, देखिए क्या कह रहा है, सब क्लॉज ए कह रहा है सेल वोकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी, तो देखिए सब क्लॉज ए कह रहा है सेल वोकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ काउंसिल। तो अगर वो जो चेयरमैन के पोस्ट पे जो भी मेंबर है, अगर वो अब मेंबर ऑफ काउंसिल नहीं है तो उसको अपनी सीट जो है वोकेट कर देनी है। फिर कह रहा है सब क्लॉज बी में मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन रिजाइन्स हिज ऑफिस। कह रहा है फिर किसी भी टाइम पे जो है अपने हाथ से लिखा हुआ एक रेजिग्नेशन जो है वो चेयरमैन को दे सकते हैं, ठीक है, कि हम अपने ऑफिस को रिजाइन कर रहे हैं। फिर सब क्लॉज सी कह रहा है मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो कह रहा है ये उस समय भी देखिए रिमूव किए जा सकते हैं। कब रिमूव किए जाएंगे उनके ऑफिस से, तब जब एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है, और पास किया जाएगा किससे, तो मेजॉरिटी से, जो भी मेंबर उस समय प्रेजेंट रहेंगे काउंसिल में उनकी मेजॉरिटी से जो है वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। फिर इसमें देखिए कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी, कह रहा है कोई भी रेजोल्यूशन जो है जैसा कि क्लॉज सी में मेंशन है शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस, कब तक नहीं किया जा सकता है, तब तक जब तक कि 14 दिन का नोटिस ना दिया जा सके। कब किसको, बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, तो मतलब ये 14 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, कि हम ऐसा एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे जिसमें डिप्टी चेयरमैन को हम रिमूव करने का देखिए जो है प्रोसीजर इनिशिएट करेंगे। तो इसकी 14 दिन पहले देखिए नोटिस देनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 91, पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज द चेयरमैन। तो कह रहा है देखिए डेप्यूटी चेयरमैन की पावर बता रहा है, या फिर अदर पर्सन अगर जो कोई ड्यूटी जो है कर रहा है इस ऑफिस की तो उसकी पावर, या फिर कोई अगर जो डेप्यूटी चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहा है तो उसकी पावर बता रहा है, और टू एक्ट एज अ चेयरमैन, तो जो चेयरमैन की तरह काम कर रहा है सॉरी उसकी पावर बता रहा है। जो डेप्यूटी चेयरमैन की पावर बता रहा है कब, जब वो चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे, या फिर कोई अदर पर्सन अगर जो इस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है चेयरमैन की तो उनकी पावर क्या होगी उसके बारे में बता रहा है। क्लॉज 1 कह रहा है वाइल द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वैकेंट और ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कह रहे हैं देखिए जिस समय जो चेयरमैन की सीट वैकेंट होगी या फिर कोई ऐसा पीरियड आ जाए जिसमें वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़े, ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन। तो जो भी ड्यूटी है चेयरमैन की वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी, तो वो डिप्टी चेयरमैन के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। और इफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो वैकेंट, और अगर जो डिप्टी चेयरमैन का भी ऑफिस वैकेंट है तो बाई सच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। तो ये उस समय के उस मेंबर द्वारा परफॉर्म की जाएगी कि जिस मेंबर को जो मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट का हो और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उस काम के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि मेंबर आपस में चुन करके और कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मेंबर को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्लॉज में क्या कह रहा है, तो सेकेंड क्लॉज में कह रहा है ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट द डिप्टी चेयरमैन
कह रहे हैं अगर जो कोई भी जो है सिटिंग है काउंसिल ऑफ स्टेट की और उसमें चेयरमैन एब्सेंट है तो डेप्टी चेयरमैन, या फिर देखिए इफ़ ही इज़ ऑल्सो एब्सेंट, अगर जो डेप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल एंड प्रोसीजर ऑफ द काउंसिल। तो उस केस में जो है ध्यान रखिएगा, उस केस में उस पर्सन को बनाया जाएगा कि जो भी पर्सन जो है उस रूल के द्वारा बनाया जाएगा जो प्रोसीजर जो है काउंसिल के द्वारा बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ काउंसिल। तो काउंसिल के प्रोसीजर का जो रूल है उसमें क्या मेंशन है कि किस पर्सन को इस केस में बनाएंगे, तो उस पर्सन को बनाएंगे। और इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट, और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके बाद से सच अदर पर्सन एज में बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल, तो फिर एक ऐसा पर्सन जिसको काउंसिल डिटरमाइन करेगी शैल एक्ट एज ए चेयरमैन, चेयरमैन की तरह काम करेगा। ध्यान रखिएगा, क्लॉज 1 से क्लॉज 2 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लॉज 1 में कहा था कि अगर जो कोई नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन क्लॉज 2 में कह रहा है कि अगर जो कोई नहीं होगा तो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ काउंसिल जो होगा उसके अकॉर्डिंग मेंबर जो है पर्सन जो है अपॉइंट होगा। और अगर जो उसके लिए भी कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन पर्सन एक्ट करेगा चेयरमैन की तरह। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्लॉज में डिफरेंस है। पेपर में नहीं तो पूछ दे तो समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 92। कह रहा है द चेयरमैन और द डेप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from the office is under consideration। तो कह रहा है देखिए इसमें ये बताया गया कि जो चेयरमैन है या फिर वाइस या फिर जो डेप्टी चेयरमैन है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। कब प्रिसाइड नहीं करेंगे? कि जब एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा उनके रिमूवल का। मानिए अब आपने ही रिमूवल का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है और वो प्रिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, तब नहीं करेंगे। तो देखिए अब इसके लिए क्या क्या नियम है। तो क्लॉज 1 में कह रहा है at any sitting of the Council of State while any resolution for the removal of Vice President from his office under consideration। तो किसी भी सीटिंग में, काउंसिल ऑफ स्टेट की किसी भी सीटिंग में, कब? जब कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए और वो कंसिडरेशन में होता है। द चेयरमैन और वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ डेप्टी चेयरमैन, या फिर किसी भी कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा पास हो जाए जिसमें डेप्टी चेयरमैन का रिमूवल हो, तो उस केस में डेप्टी चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है। सेल नॉट दो ही प्रेजेंट, तो वो जो है अगर प्रेजेंट भी रहेंगे तब भी जो है प्रिसाइड नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर कोई रेजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए तो वो चेयरमैन की तरह काम नहीं करेंगे, और अगर जो डेप्टी चेयरमैन के रिमूवल की तरह है तो वो डेप्टी चेयरमैन की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है। एंड द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 91, तो 91 का जो सेकेंड क्लॉज का प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएगा रिलेशन टू एवरी सच सिटिंग एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द सिटिंग फ्रॉम विच द चेयरमैन और एज द केस में बी द डेप्टी चेयरमैन एब्सेंट। तो आर्टिकल 9 का सेकेंड क्लॉज अप्लाई हो जाएगा किस रिलेशन में? तो इन रिलेशन टू एवरी सच सिटिंग। तो ऐसी कोई भी अगर जो सिटिंग होती है तो उस रिलेशन में अप्लाई हो जाएगा एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द सिटिंग फ्रॉम विच द चेयरमैन। जैसा कि जो है सिटिंग फ्रॉम विच द चेयरमैन, तो जो चेयरमैन की सिटिंग में जो भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। एज द केस में भी डिप्टी चेयरमैन, या फिर डिप्टी चेयरमैन का केस है तो डिप्टी चेयरमैन के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये इज एब्सेंट, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर एब्सेंट है तो अप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है। तो सेकेंड क्लॉज कह रहा है द चेयरमैन शैल हैव राइट टू स्पीक। तो चेयरमैन की जो है राइट टू स्पीक होनी चाहिए इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ, या फिर जो है कोई भी प्रोसीडिंग अगर जो काउंसिल ऑफ स्टेट की तो उसमें जो है पार्ट लेने का जो राइट है वो होना चाहिए। वाइल एनी रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर कंसिडरेशन इन द काउंसिल, अगर जो कोई रिमूवल का अगर जो प्रस्ताव है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, और वो कंसिडरेशन में है काउंसिल में, ठीक है, तो बट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी इन आर्टिकल, देखिए कह रहा है कि बावजूद आर्टिकल 100 के शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एट ऑल ऑन सच रेजोल्यूशन। लेकिन जो है ऐसे रेजोल्यूशन को जो है वोट करने के लिए जो है एंटाइटल्ड नहीं रहेंगे। और
एनी अदर मैटर ड्यूरिंग सच प्रोसीडिंग, या फिर कोई अदर मैटर भी अगर आ गया उस प्रोसीडिंग के टाइम पे, तो उस प्रोसीडिंग में भी देखिए उस मैटर में भी वोट करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 93। इसमें देखिए द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल के बारे में दिया है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है द हाउस ऑफ पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and as so often as office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be। तो कह रहा है देखिए हाउस ऑफ पीपल जो है जल्द से जल्द जो है 2 मेंबर्स को चूज करेंगे, जिसमें से एक जो है स्पीकर की पोस्ट के लिए जो है होगा और दूसरा जो है डेप्टी स्पीकर के जो है ऑफिस के लिए होगा या पोस्ट के लिए होगा। एज ऑफन एज, और अगर जो ऐसा हो रहा है कि स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की सीट वैकेंट हो जा रही है, तो इस केस में भी जो है हाउस चूज कर लेगा अनदर मेंबर को, ठीक है। या तो स्पीकर का सीट वैकेंट है तो स्पीकर के लिए, और डेप्टी स्पीकर का सीट वैकेंट है तो डेप्टी स्पीकर के लिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 94, वोकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के ऑफिस से रिमूवल, रेजिग्नेशन या की जो है या फिर वोकेशन की जो है बात कर रहा है। कह रहा है द मेंबर होल्डिंग ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ऐसा मेंबर जो कि जो है स्पीकर का या फिर डेप्टी स्पीकर का जो है हाउस ऑफ पीपल का जो है ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो ए सेल वकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो अपना ऑफिस को वकेट कर देगा कि अगर जो हाउस ऑफ पीपल का मेंबर ही नहीं रहा तो उसको अपना ऑफिस वकेट कर देना है। फिर क्लॉज बी कह रहा है मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस इन सच मैनर is the speaker to the deputy speaker, if such member is deputy speaker to the speaker resign his office। तो कह रहा है कि किसी भी समय जो है आप राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो अगर जो स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो डेप्टी स्पीकर को राइटिंग में देगा, और अगर जो डेप्टी स्पीकर को देखे रेजिग्नेशन देना है तो वो स्पीकर को जो है राइटिंग में रेजिग्नेशन दे देगा। फिर सब क्लॉज सी क्या कह रहा है मे बी रिमूव्ड from his office by resolution of the house of people passed by the majority of all then member of the house। तो कह रहा है देखिए या फिर रिमूव किए जा सकते हैं एक ऐसे रेजोल्यूशन से कि जो रेजोल्यूशन जो है मेजॉरिटी ऑफ हाउस ऑफ पीपल द्वारा जो है मूव किया गया हो या पास किया गया हो, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी। कह रहा है कोई भी रेजोल्यूशन जो है तो क्लॉज सी के अंतर्गत अगर जो है shall be moved unless at least 14 days notice। तो 14 दिन की नोटिस कम से कम देनी है कि किस समय से, तो इनिशिएट करने से पहले, इनिशिएशन से पहले, इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन को मूव करने का जो इंटेंशन है उसके बारे में देखिए 14 दिन पहले जो है नोटिस देनी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेन एवर द हाउस ऑफ पीपल इज डिसॉल्व्ड, आगे बताया जा रहा है कि जब भी हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व होगा द स्पीकर शैल नॉट वकेट हिज ऑफिस अनटिल इमीडिएटली। तो स्पीकर जो है अपनी ऑफिस तुरंत नहीं छोड़ते हैं बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पहला मीटिंग नहीं हो जाएगा हाउस का, ठीक है, ऑफ द पीपल का, और आफ्टर द डिसोल्यूशन, ठीक है। जब तक डिसोल्यूशन मतलब कहना मतलब अगर डिसोल्यूशन भी हो गया तो उसके बाद भी स्पीकर अपनी सीट तुरंत वैकेंट नहीं करते हैं। जब फर्स्ट सिटिंग के लिए जो नया जो हाउस ऑफ पीपल आता है तब जाकर वो सीट वैकेंट होती है, नया चुनाव होता है, नया स्पीकर अलॉट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 95 में कह रहा है पावर ऑफ डेप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज ए स्पीकर। इसमें देखिए डेप्टी स्पीकर की पावर की बात किया या फिर कोई अदर पर्सन अगर जो है स्पीकर की तरह अगर जो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो है पावर की बात किया है कि उसके पास क्या पावर्स होंगी। तो देखिए फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, देखिए क्लॉज 1 कह रहा है व्हाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट द ड्यूटी ऑफ ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्टी स्पीकर। कह रहा है जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होगा तो जो ड्यूटीज हैं ऑफिस की वो सारी परफॉर्म करी जाएंगी डेप्टी स्पीकर के द्वारा। और इफ द डेप्टी स्पीकर इज ऑल्सो वैकेंट, और अगर जो डेप्टी स्पीकर का भी ऑफिस वैकेंट है तो बाई सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल
एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज, तो उस मेंबर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जो मेंबर हाउस ऑफ पीपुल का होगा और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा उस पर्पज के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए क्लॉज क्या कह रहा है, तो सेकेंड क्लॉज कह रहा है ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल द डेप्टी स्पीकर, कह रहा है जब स्पीकर अगर जो एब्सेंट हो जाएंगे किसी भी हाउस ऑफ पीपुल के सिटिंग से तो उस केस में डेप्टी स्पीकर, इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, और अगर जो डेप्टी स्पीकर एब्सेंट है तो ऐसा पर्सन जो डिटरमाइन किया जाएगा रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, और इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट, और अगर ऐसा कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो सच अदर पर्सन एज में बी डिटरमाइंड बाय द हाउस, तो ऐसा कोई और पर्सन जो हाउस के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा शैल एक्ट एज ए स्पीकर, तो वो स्पीकर की तरह काम करेगा। तो यहाँ देखिए जैसा हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स देखे थे वो ऐसा ही कुछ आपको जो है हाउस ऑफ पीपल भी देखने को मिलेगा, बस काउंसिल ऑफ स्टेट जहाँ जहाँ लिखा था अगर जो आप हाउस ऑफ पीपल कर दें तो बस सेम ही हो जाएगा, और चेयरमैन को स्पीकर में और डेप्टी चेयरमैन को जो है डेप्टी स्पीकर से बदल दें तो, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है। बारी बारी से दोनों पढ़ना नहीं, तो एक पढ़ लिए सोचे कि बाकी तो हो ही गया है, नहीं दोनों पढ़ लीजिएगा, बाकी सब तो सेम ही है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 96, द स्पीकर और डेप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर जो है कब प्रिसाइड नहीं करेंगे हाउस को, तो प्रिसाइड नहीं करेंगे तब जब एक रेजोल्यूशन जो है उनके ही रिमूवल का कंसिडरेशन में रहेगा, तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब इसका क्लॉज 1 देखिए क्या कह रहा है, एट एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल व्हाइल एनी रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन द स्पीकर, तो कह रहा है कोई भी ऐसी सिटिंग है हाउस ऑफ पीपल की जिसमें एक रेजोल्यूशन जो है मूव किया गया है किस लिए, तो स्पीकर के रिमूवल के लिए कंसिडरेशन में है, ठीक है, तो इस केस में स्पीकर, और अगर जो ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया है कि जिसमें जो है रिमूवल ऑफ डेप्टी स्पीकर की बात की जा रही है उनके ऑफिस से, उसका वो कंसिडरेशन में है, तो इस केस में डेप्टी स्पीकर शैल नॉट दो ही प्रेजेंट, तो वो देखिए प्रेजेंट होते हुए भी देखिए जो है प्रिसाइड नहीं करेंगे। एंड द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 95, और कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2 जो है, क्लॉज 2 जो प्रोविजन है आर्टिकल 95 का वो अप्लाई होगा इन रिलेशन टू एवरी सच सिटिंग, और ऐसी जितनी सिटिंग होंगी उन सारी सिटिंग्स पे देखिए आर्टिकल 95 का क्लॉज 2 वाला प्रोविजन अभी जो हम पढ़े थे पीछे वो वाला अप्लाई होगा, ठीक है। इन रिलेशन टू सिटिंग फ्रॉम विच द स्पीकर और एज द केस में भी डिप्टी स्पीकर इज एब्सेंट, तो उस केस में जब जिस सिटिंग में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होंगे। फिर सेकंड क्लॉज देखिए क्या करा है, सेकंड क्लॉज करा है द स्पीकर शैल हैव राइट टू स्पीक इन, तो स्पीकर को देखिए हमेशा राइट होना चाहिए कि वो बोल सके, एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ, और या फिर जो है प्रोसीडिंग में जो है पार्ट ले सके, ठीक है, ऑफ हाउस ऑफ पीपुल व्हाइल एनी रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, तो तभी भी जब वो उसका जो है रेजोल्यूशन अगर जो रिमूवल का भी पास हो रहा है तो उस समय भी, ठीक है। एंड सेल हाउस नॉट विथ स्टैंडिंग इन एनीथिंग इन आर्टिकल, देखिए कह रहा है ऐसा बावजूद आर्टिकल 100 के बे टाइटल टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, तो देखिए फर्स्ट इंस्टांस पे जो है एंटाइटल्ड है वोट करने के लिए ऑन सच रेजोल्यूशन और ऑन एनी अदर मैटर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, और अगर जो कोई अदर मैटर है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो है भी है वोट करने के लिए देखिए एलिजिबल है, बट नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट, लेकिन अगर जो इक्वालिटी ऑफ वोट हो गया तब नहीं वोट कर सकता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये और उसमें डिफरेंस है, उसमें वोट नहीं कर सकते थे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, इसमें वोट कर सकते हैं, लेकिन कब वोट नहीं करेंगे। अब मानिए 50-50 हो गया, ठीक, 100 मेंबर थे और 50 इधर हो गए 50 उधर हो गए, ये नहीं है कि अब डिसाइडिंग वोट है तो वो तो हमेशा इसीलिए डालेगा कि हमको नहीं रिमूव किया जाए, तो डिसाइडिंग वोट नहीं डाल सकता है डेडलॉक के केस में, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 97, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। अब देखिए सैलरी और अलाउंस की बात कर रहा है जो चेयरमैन या फिर डेप्टी चेयरमैन है या फिर स्पीकर और डेप्टी स्पीकर है, तो देयर शैल बी पेड to the chairman and deputy chairman of the council of state and to the speaker and deputy speaker of house of people
such salary and allowance as may be respectively fixed by the parliament by law and until provision in that behalf is so made such salary and allowance are specified in the second schedule। तो कह रहा है देखिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट के और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है हाउस ऑफ पीपल के, तो उनको ऐसी सैलरी और अलाउंस देना है जो पार्लियामेंट द्वारा फिक्स की गई होगी कोई भी लॉ बना के। और अगर जो ऐसा कोई प्रोविजन अभी तक नहीं, अगर जो नहीं बन पा रहा है तो उस केस में सैलरी और अलाउंस मिलेगी जो भी स्पेसिफाइड होगी सेकेंड शेड्यूल में। ये चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्लॉज में कह रहा है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ। तो कह रहा है हर हाउस जो है पार्लियामेंट का उसके पास अपना एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट नोथिंग इन दिस, सर ये नथिंग लिखा है नोथिंग हो गया, देखिए प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए कह रहा है ऐसा कोई चीज़ नहीं है इस क्लास इसमें कि जो है प्रिवेंट कर दे कि ऐसा कोई कॉमन पोस्ट नहीं बनाए। सर कॉमन पोस्ट भी देखिए बनाया जा सकता है दोनों हाउसेस के लिए। सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट। तो पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा जो है वो रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करेगी एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड, और जो पर्सन अपॉइंट होगा उसकी सर्विस की कंडीशन कैसे होगी इसको भी रेगुलेट करेगी टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये किसके लिए है, तो सेक्रेटरियल स्टाफ जो भी दोनों हाउस में से पार्लियामेंट के लिए किसी के लिए भी होंगे। अब थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, Until the provision is made by the parliament under clause 2। तो कह रहा है जब तक प्रोविजन नहीं बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा अंडर क्लॉज 2, द प्रेसिडेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल और द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एज द केस में बी मेक रूल रेगुलेटिंग टू रिक्रूटमेंट। कह रहा है अगर जो नहीं बनाया गया तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि स्पीकर ऑफ हाउस से कंसल्ट कर लेंगे अगर जो हाउस ऑफ पीपुल का सेक्रेटरियल वो स्टाफ का देखना है तो, और अगर जो काउंसिल ऑफ स्टेट का देना है तो चेयरमैन से जो है कंसल्ट कर लेंगे और कंसल्ट करके एक रूल बना देंगे रिक्रूटमेंट को जो है रेगुलेट करने के लिए। एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन, और जो कंडीशन होगी सर्विस ऑफ पर्सन जो भी अपॉइंट होगा उसकी जो है उसके लिए कर देंगे टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल और द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये उसी की बात कर रहा है कि उसके लिए जो भी सेक्रेटरियल स्टाफ अपॉइंट होगा हाउस ऑफ पीपुल के लिए या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। एंड एनी रूल सो मेड शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड अंडर द सेट क्लॉज। तो कह रहा है अगर जो कोई रूल अगर जो ऐसा बनाया गया है, ठीक है, सो मेड शैल हैव, उसका इफेक्ट देखिए सब्जेक्ट होगा किस पे, जो प्रोविजन ऑफ लॉ जो भी बनाया जाएगा, ठीक है, अंडर द सेट क्लॉज। तो मतलब क्लॉज के अंडर में सेकेंड क्लॉज की बात कर रहा है, सेट क्लॉज का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 99 ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर। तो देखिए मेंबर के ओथ और अफर्मेशन की बात कर रहा है। कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम टू ओथ एंड अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल। तो कह रहा है देखिए हर मेंबर जो है किसी भी हाउस का है, चाहे वो काउंसिल ऑफ स्टेट का है चाहे काउंसिल ऑफ चाहे हाउस ऑफ पीपुल का है, ठीक है, पार्लियामेंट, बिफोर टेकिंग ही सीट, अपने सीट लेने से पहले जो है अपनी ओथ को सब्सक्राइब करेगा किसके सामने, तो प्रेसिडेंट के सामने। और अगर जो प्रेसिडेंट नहीं है तो जो भी जिसको भी अपॉइंट किए उस काम के लिए उसके सामने, ठीक है, ऑन ओथ एंड अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू, और किसके अकॉर्डिंग होगा कि जो भी फॉर्म है, ठीक है, सेट किया गया है उस पर्पज के लिए उसके अकॉर्डिंग जो ओथ दी हुई है उस ओथ को जो है मतलब अफर्म करेंगे या ओथ लेंगे, ठीक है। और अगर जो ऐसा नहीं है तो फिर जो थर्ड शेड्यूल में जो दिया है उसके लिए, ठीक है, मतलब जो थर्ड शेड्यूल में जो भी फॉर्म सेट किया गया उसके अंडर में जो भी ओथ एंड अफर्मेशन लेनी है वो लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 100। कह रहा है वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। तो कह रहा है देखिए पावर ऑफ हाउस की, वोटिंग ऑफ हाउस की बात कर रहा है और पावर ऑफ हाउस की बात कर रहा है टू एक्ट, ठीक है,
नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम, तो बावजूद वैकेंसी और कोरम के जो है बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 100 के बाद और आर्टिकल 100 से लेकर मतलब अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो होगा ये बड़ी, ठीक है, आपको भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, काफ़ी देर से पढ़ लिए। बस यही रिकमेंडेशन रहेगी कि इसके बाद भैया कॉन्स्टिट्यूशन खोल के एक बार नहीं अपने ऊपर तो अपने फ्यूचर के ऊपर, और नहीं अपने फ्यूचर के ऊपर तो हमारे ऊपर दया करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जितने आर्टिकल पढ़ाए गए हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार। ठीक है, और इतना अगर जो आप कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और अगर जो वीडियो अगर जो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर क्या ही बात है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ यार, जल्दी जल्दी पहुंचाओ, थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़े तो वीडियो और जल्दी जल्दी आए। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में करेंगे आर्टिकल 100 से। देखिए वाला पार्ट काफ़ी बड़ा, इसलिए कई सारा देखिए आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, एक ही बार में इकट्ठा हो जाएगा, कुछ पढ़ और नहीं पाओगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद जो है नया पार्ट स्टार्ट किया जाए यार। अब देखिए आपका भी मन नहीं लग रहा होगा, अब जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए, नहीं तो अब क्या बताएं, ज़्यादा व्यू आता नहीं है, पता नहीं कोई अंतिम तक देखता नहीं देखता। लास्ट तक देखो तो यार कमेंट करके बता दो, एक ही वीडियो बना देंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। आप ऐसे ही कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।